हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुछ तो जरूर सीखना है लर्निंग बाय डीपी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हार्मोन्स पर। ये भी एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है ना? ये इतना खतरनाक बायोमोलिक्यूल है जो सभी प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स पर कंट्रोल करके रखता है। तो इस कंट्रोल करने के कारण को कहाँ बनता है, क्या होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है ना? तो चलो हम क्लास को चालू करते हैं। आप जैसे ही आपको मजा आने लगे क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। थैंक यू। देखिएगा, हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स बायोमोलिक्यूल्स में कुछ प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ के साथ कुछ और भी चीजें जुड़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें केमिकल नेचर में होती हैं। तो मेनली अगर हम बात करें कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो वे कार्बनिक यौगिक जो कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। कोशिकाओं के मध्य, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाथ की कोशिका है, स्किन की कोशिका, इसके अगल बगल वाले को वो संदेश पहुंचा रही है। केवल इतना ही मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हार्मोन कहाँ बनते हैं। सबसे पहले बात करें बनते कहाँ हैं। तो ये हार्मोन्स की स्पेसिफिक जगह होती है। और वो जगह क्या है? एक तो हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर आपने नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्रंथि लटकी होती है जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना? और जो हाइपोथैलेमस है, ये है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है? एक ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि जो है, इसके दो भाग होते हैं। उसमें एक जगह ये बनते हैं और एक जगह स्टोर होते हैं, वहां से निकलते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये मैसेज है हमारी बॉडी को। जैसे हम फौज में होते हैं तो फौज में हमें ऑर्डर मिलता है कि आप दौड़िए, तो सारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो दौड़ने लग जाते हैं, सारे कमांडोज दौड़ने लग जाते हैं। और जैसे ही आता है कि डाउन, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। और अगर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो फायर, तो वो फायर कर देते हैं। तो बस एक मैसेज है, और मैसेज से वो जो चाहे वो करवा सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे इंसानों के लिए तो क्या है कि सोचने समझने की क्षमता होती है, लेकिन हमारी सेल्स में वो वाली क्षमता नहीं होती कि हमें जो ऑर्डर मिल रहा है उस ऑर्डर को किस प्रकार से कंप्लीट करना है। बस उसे करना है, उसी समय करना है जब उसे मैसेज मिलेगा, ठीक है? इसी प्रकार जो हमारी किडनीज होती हैं, उन किडनीज की ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रीनल ग्रंथि होती है, ठीक है ना? जिससे एड्रीनलिन हार्मोन और भी कई प्रकार के हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। और इसके अलावा देखिएगा, ये जो आमाशय होता है, आमाशय के नीचे होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में बहुत सारे कोशिकाओं के कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको लैंगर आइलैंड या द्वीप समूह कहते हैं। उसमें अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं, कुछ इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हम बात करें गले पे, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जैसे थायरोक्सिन, पैराथार्मोन, थार्मोन, इस तरह के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। एक हमारे चेस्ट के जब जस्ट लास्ट में जो अ, एक बोन होती है, उसके पीछे थाइमस ग्रंथि होती है। और थाइमस ग्रंथि के बारे में ये सुना है कि आप जानते हैं, जैसे ही हम उम्र बढ़ती जाती है, ये थाइमस ग्लैंड थोड़ी छोटी होती चली जाती है, और जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो ये लगभग गायब सी हो जाती है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी ग्रंथि हैं जो नर में अलग होती हैं, मादा में अलग होती हैं, टेस्टिस हैं, और उधर ओवरी है, ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ये सारे जो हार्मोन होते हैं, ये हमारी बॉडी को हर जगह पर एक मैसेज देते रहते हैं कि उससे करना क्या है, ठीक है ना? उससे करना क्या है। तो ये काम करवाने के लिए हार्मोन वहां से सीक्रेट होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बात आती है कि हार्मोन्स जो निकलते हैं, ये कहाँ निकलते हैं? ध्यान देना,
हमारे एक जगह का हार्मोन दूसरी जगह काम कर रहा है, यानी कि दिमाग से निकला हार्मोन और हमारे हाथ पैरों को मजबूती दे रहा है, तो हाथ पैरों को ये मैसेज जाएगा कैसे? ठीक है ना? एक हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती है, वो चारों तरफ फैली रहती है, उससे नहीं जाता ये मैसेज, ये जाता ब्लड के थ्रू। ठीक है ना? जैसे ही ये सेल्स सॉरी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों में जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन सीधे ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और जैसे ही ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ब्लड जैसे जैसे सर्कुलेट होता है हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में, ये फैलने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जो हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का असर एकदम से विद इन द सेकेंड्स नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइम होगा उस हार्मोन को ब्लड के साथ में उस सेल्स तक, उस ऑर्गन तक, या उस टिश्यू या ऊतक तक पहुंचने के लिए। ठीक है? तो देखिएगा नेक्स्ट, ये शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। अंतःस्रावी समझ गए, शरीर के अंदर ही वो अपने स्राव को, अपने हार्मोन के केमिकल को छोड़ देते हैं। ठीक है ना? तथा सीधे रक्त में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जो इन्हें कार्यस्थल तक पहुंचा देता है। अब कार्यस्थल क्या है, ध्यान देना, जिस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं ना, लेटर्स होते हैं, या आप रजिस्ट्री की बात करें या स्पीड पोस्ट की बात करें, तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीजें होती है सीक्रेट वाली, तो वो एड्रेस पे जाके कहते हैं कि ये इंसान कहाँ है जिसके नाम से ये लेटर आया है, तो वो कहे कि हमें दे दो, वो तो घर वहां गए, नहीं नहीं नहीं, उन्हीं को देना है, वो होंगे तो ही देंगे। ठीक है ना? तो अब उनसे वो सिग्नेचर लेते हैं या अपना ओटीपी लेते हैं, जो भी चीज है वो लेके केवल उसी पर्सन को देते हैं। तो हार्मोन्स का नेचर भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि जहां पर इसको वर्क करना वहीं वर्क करेगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, लेकिन वर्क वहीं करेगा जिस ऑर्गन के लिए, जिस कार्यस्थल के लिए उसको बनाया गया है, जिस कारण से उसको सीक्रेट या साबित किया गया है। ये बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते स्टीरॉयड प्रकार के, एक होते स्टीरॉयड प्रकार के, एक होते नॉन स्टीरॉयड प्रकार के। ठीक है ना? स्टीरॉयड प्रकार के जो होते हैं वो एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स, यानी कि एक तरह से कुछ लिंग हार्मोन्स में हम बात करें तो उधर उस तरह के हार्मोन्स यहाँ पे हो जाते हैं। एस्ट्रोजन है या एंड्रोजन है, ये गोनेट्स में बनते हैं। गोनेट्स का मतलब नर और मादा में जो गोनेट्स होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग, कुछ हम इस तरह से कहते हैं। ठीक है? तो और इनको ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स, ठीक है ना, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन्स भी साथ में आ जाता है, जो नर के लिए जिम्मेदार होता है, या नर जो पुरुष होते हैं उनमें ये बनता है। नॉन स्टेरॉइड्स में आते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब ध्यान देना, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होती है। ठीक है ना? तो आपको याद है इंसुलिन है, इसके अलावा एंडोर्फिन है। ठीक है? और दूसरे प्रकार के अमीनो अम्ल वाले हार्मोन, ये एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में वहां पे सीक्रेट होते हैं। ठीक है ना? एंडोर्फिन में एक बड़ी मजेदार बात आपको बता देता हूं मैं, कि एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, जो है कि बॉडी में कुछ पेन हो रहा है, या बॉडी में कुछ अकड़ जकड़, अकड़न जकड़न, कुछ इस प्रकार का कुछ भी गड़बड़ सी हो रही है ना, आपने देखा होगा, कहते कि चलो तुम्हें सर पे मसाज कर देते हैं। ठीक है ना? तो सर पे मसाज करते हैं, करते करते अरे वाह रिलैक्स मिलता है, मजे आ जाते हैं, वो क्या है पता है? एंडोर्फिन सीक्रेट हो रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में पहुंचा देते हैं, और बॉडी अपना एक एक्टिव वे में पहुंच जाती है, कि बॉडी को लगता है आराम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा प्रोसीजर और चालू हो जाता है एकदम से, जो आरामदायक बॉडी के लिए बड़ा हेल्थफुल होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं लिंग हार्मोन की। जो लिंग हार्मोन होते हैं, इसका जो श्रावण होता है वो गोनेड ग्रंथियों से है। ठीक है ना? पुरुषों में वृषण, अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, और स्त्रियों में अंडाशय, ओवरी कहते हैं। ठीक है ना? पुरुषों में टेस्टिस, स्त्रियों में ओवरी से ये श्रावित होते हैं। ये हार्मोन गौण यौन लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि अगर ये हार्मोन में अगर लेवल कम ज्यादा हो जाता है, तो ध्यान देना, पुरुषों में पुरुषों वाले लक्षण कम ज्यादा हो सकते हैं, महिलाओं में महिलाओं वाले लक्षण कम ज्यादा हो सकते हैं। तो जहां पे ये गड़बड़ होने लग जाते हैं, वहां पे कुछ संरचनाएं विभिन्नता ले आती हैं। जिस प्रकार देखिएगा, पुरुषों में दाढ़ी मूछ आना, पुरुषों में दाढ़ी मूछ आना एक आम बात है, लेकिन कुछ पुरुषों में आपने देखा होगा कि कुछ बाल आके, बस एक दो बाल आके रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मोन का लेवल कम ज्यादा हुआ है। इसी प्रकार महिलाओं में आपने देखा होगा कि महिलाओं में दाढ़ी मूछ नहीं आते हैं।
ठीक है ना, उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस तरह के हार्मोन्स जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में आपने देखा होगा पुरुषों की तरह दाढ़ी मूछ के बाल कुछ लंबे ज्यादा हो जाते हैं। तो ये क्या है, हार्मोन का जो लेवल है वो कम ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जो हार्मोन का लेवल है आप उसे कुछ हद तक ही सेटल कर सकते हो, क्योंकि बॉडी जैसी बनी है, जिस लेवल से बनी है वो वैसी ही रहेगी। आप एक्स्ट्रा हार्मोन्स को इनटेक करके या कुछ और किसी तरीके से उस हार्मोन के लेवल को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो, पर ये हमेशा होगा नहीं, क्योंकि बॉडी जिस प्रकार से बन गई, बॉडी एक मशीन है, मशीन को जिस तरह से बना दिया वो वही काम करेगी। आप एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करोगे तो वो कुछ और एक्स्ट्रा देने लग जाएगी, लेकिन नॉर्मल आप छोड़ दो शरीर को तो वो वही काम करेगी। ठीक है ना, तो जो चेंजेज हो चुके हैं वो आगे भी जारी रहेंगे, हम उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंग हार्मोन्स या ये जो हार्मोन्स है, प्रोटीन प्रोटीन बने थे, अमीनो अम्लों के जुड़ने से अमीनो अम्ल आते हैं, एमआरएनए के पास में एमआरए बनता है डीएनए से, और डीएनए ही तो आनुवंशिकता की इकाई है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को आगे ले जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये पुरुषों के लक्षण जैसे आवाज का भारी होना, चेहरे पर बाल, वही दाढ़ी मूछ वगैरह, शरीर पर भी, शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी। आपने देखा होगा पुरुषों में जब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके डोले सोले बन जाते हैं, आपने देखा होगा। और लेकिन महिलाएं भी उनसे कभी कभी ज्यादा मेहनत करती है, पर उनकी कुछ मसल्स का इस तरह की बनावट नजर नहीं आती है। पुरुषों में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, शारीरिक बनावट की बात करें। ठीक है ना, और आगे चलते हैं। एस्ट्राडाइल एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये महिलाओं में होता है। तो महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, रजोधर्म में नियंत्रित करना इसका मेन काम है। ठीक है ना, कि महिलाएं हैं, माताएं होती हैं, माताएं हैं, और उनके लिए एक तरह बड़ा वरदान है कि वो नई पीढ़ी तैयार करने के लिए, ठीक है ना, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी निभाती हैं पूरा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है। ठीक है ना, गर्भाशय आप जानते हो, तो गर्भाशय को नए फीटस, भ्रूण, और आगे जाके वो बेबी बनता है, उसके लिए एक उपयुक्त तरीके से उसको मॉडिफाई करना, उसको पौष्टिक रखना, भोजन के लिए तैयार करना, उसमें बहुत सारी चीजें, हार्मोन का लेवल चेंज करना या जो भी सेट करना है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती हैं, और इसके अलावा और भी कुछ समस्या पैदा हो सकती है। आगे की बात करें, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, तो ये कहाँ मिलेगा, जो एड्रीनो कॉर्टेक्स मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, किडनी के ऊपर टोपी नुमा संरचना में पाई जाती है। तो ये एड्रिनलिन कॉर्टेक्स से निकलता है, जो अधिवृक्क ग्रंथि है। कार्य क्या है, शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका। शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब है कि शरीर को दमखम दिखाना है, कुछ काम करना है, एक्स्ट्रा काम करना है, और जिम्मेदारी का काम आ गया, तैयार होना है, ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं ये क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, जो एड्रिनलिन नाम से हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो 3F हार्मोन होता है। और 3F हार्मोन का मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कुछ इस प्रकार। 3F हार्मोन, 3F हार्मोन यानी कि पहले एफ का मतलब क्या है, सबसे पहले फियर। दूसरे एफ का मतलब है फाइट, FIGHT। तीसरे एफ का मतलब है फ्लाइट, FLIGHT। ठीक है ना, फियर, फियर का मतलब भय, फाइट का मतलब लड़ना, ठीक है ना, फाइट करना। फ्लाइट का मतलब भागना या भाग जाना, उस जगह को छोड़ देना।
तो यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट रूप से आपको मैं बता दूं कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई खतरा आ गया, अचानक कोई खतरा आ गया, हम उसके लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आया, तो अचानक सबसे पहले हमारे अंदर होता भय। सबसे पहले हमको लगता भय। या आपने देखा होगा, अचानक हम डर जाते हैं। अगर कोई चूहा आ जाए या कोई थोड़ा डॉगी, हम चल रहे हैं रास्ते में और अचानक से वो पीछे से भौंक दे एकदम से, और वो किसी और पे भी भौंक सकता है, लेकिन एक बार तो हमको डर लग जाता है, ठीक है ना? एक बार हमको डर लग जाता है, लेकिन तुरंत ही जैसे ही हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन सारी चीजों को समझ लेता है, तो तुरंत ही हम समझ के ये देखते हैं कि हम उससे लड़ना चालू कर देते हैं, उसको भगाते हैं। आपने देखा होगा, लड़ना चालू कर देते हैं, भगाते हैं, कुत्ते को मारने की कोशिश करते हैं, कुत्ता हो, बंदर हो, या कोई भी जानवर हो, गाय भैंस, इस तरह से। तो आपने देखा होगा, हम उससे लड़के उसे भगाने की कोशिश करते हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि इससे हम जीत नहीं सकते, जब हमको ये पता चल जाए कि इससे हम जीत नहीं सकते, तो आपने देखा होगा, हम उस जगह को छोड़ देते हैं, जिसे फ्लाइट या भागना कहते हैं। और फ्लाइट शब्द उसी से लिया गया है। जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो बोलते हैं ना कि मेरी फ्लाइट है, ट्रेन में बैठते मेरी ट्रेन है। ट्रेन उनकी थोड़ी है भाई, है ना? बताओ भाई, ट्रेन किसकी होती है? ट्रेन तो सरकार की है। उस ट्रेन में उसकी सीट है, रिजर्व्ड है, ये हो सकता है, ठीक है, वो बैठेगा, लेकिन ट्रेन का वो मालिक नहीं बन गया, वो एक साधन है। इसी तरह से फ्लाइट की बात करें, एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन एक जा रहा है कि वो फ्लाइट की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, वहां पे कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है कि जो भी बताया हुआ है कि, अब हम 3F की बात कर लें, ठीक है? तो इसमें पहला बताया था कि फियर, दूसरा फाइट, और तीसरा फ्लाइट। तो इसको हम एड्रिनलिन हार्मोन को फियर, फाइट, फ्लाइट, 3F हार्मोन हम कह देते हैं, ठीक है ना? इसके बारे में बायोलॉजी में और देखने को मिलेगा आपको, केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिटेल में इतना नहीं चलेंगे। इसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, उपापचय मेटाबॉलिज्म, उसको डाइजेस्ट करना। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स में, जैव अणु में, हमने सबसे पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे ना। तो उनका पचना, उनसे एनर्जी प्राप्त करना, और जो भी बॉडी में जहां पे लगना, उनका काम, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन करते हैं। इसके अलावा जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को कम करना। ध्यान देना, हमारे शरीर में अगर गर्मी बढ़ रही है, एनर्जी चल रही है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हीट बहुत जल्दी से बन रही है, बन रही है, तो उसको रिलैक्स करने का काम भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स करते हैं। इसके अलावा तनाव के प्रति प्रतिक्रिया, भाई टेंशन है, टेंशन डिप्रेशन उसमें पड़े हैं, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी है, ठीक है ना? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स करते हैं। इनका लेवल जब बढ़ जाता है तो ये तनाव वगैरह थोड़ा घट के, मूड फ्रेश होके हम दूसरे काम में लगने की कोशिश करने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन इतना भयंकर इंटेलिजेंट है, इतना भयंकर इंटेलिजेंट है कि सारी चीजें अपने आप सोच लेता है। अगर हम अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे ना, तो समझ लेना बेड़ा गर्क। अब ये ब्रेन अपने हिसाब से चलेगा भाई, अपने हिसाब से जिंदा रहने के लिए बना है ये, ठीक है ना? तो इसको अपने हिसाब से मत चलाओ, ये जीवन है, इसको बढ़िया चलने दो। दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में आपने देखा, मिनरल्स की बात आई है, लवणों की बात आई है। आपको पता है कि हमारे ब्लड को पूरी तरह से फिल्टर या छानने का काम कौन करता है? किडनी, हिंदी में गुर्दे कहते हैं, ठीक है ना? किडनी, गुर्दे में उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, तब भी हमें यूरिन नहीं आता है, और कभी कभी कम पानी पीने पर भी आ रहा है। क्या कारण है? ध्यान देना, हमारी बॉडी में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो पानी के साथ बह के निकल सकते हैं, उनको निकालने का काम किडनी कर रही है। जैसे ही उनकी लेवल बढ़ने लगता है, पानी हो ना हो, उसे बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो बॉडी में दिक्कत करेगा जहां पे स्टोर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं है, ठीक है ना, और हमने ज्यादा पानी पी लिया है, और ज्यादा पानी पी लिया है तो बहुत ज्यादा यूरिन बन गया है, फिर देख रहे हैं कि यूरिन की अमाउंट भी बॉडी में ज्यादा बन गई है, ठीक है?
यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य ना करे तो इससे एडिसन्स डिजीज, कौन सी वाली? एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स। यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स किसका? किडनी का एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य ना करे तो इससे एडिसन्स डिजीज हो सकती है, जिसके लक्षण क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, दुर्बलता, कमजोरी, तनाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, ये टेंशन हो रही है उसमें किसी को छेड़ दिया तो ज्यादा से इरिटेट हो जाता, परेशान हो जाता है, तो ये ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। और नॉर्मल इंसान को आप कैसे भी छेड़ो वो हंस के मुस्कुरा के चल देगा, ओके भाई ठीक है यार, ठीक है यार, और तुम कैसे, अरे यार ये वो, बस काम चल जाता है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, पॉलीपेप्टाइड वाले हार्मोन्स कौन से हैं, जिसमें देखिए पहला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, वेरी गुड, बहुत अच्छा हार्मोन है इंसुलिन। ये ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में नियंत्रित करता है, हमारी बॉडी में नहीं, हमारा रक्त में जो ग्लूकोज घूम रहा है वो कितना घूमना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंसुलिन का हार्मोन का लेवल सही चल रहा है तो, और ग्लूकोज हमारी बॉडी में जैसे ज्यादा खाना खा लिया तो ग्लूकोज बनाने लग जाएगा, इतना ग्लूकोज को करेंगे क्या, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और ये कहाँ स्टोर होता है? लीवर में, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। दूसरा है ग्लूकागोन हार्मोन, ये क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अब देखिएगा, हम रह रहे फास्ट, व्रत रह रहे हैं, या एक लंबे समय से खाना नहीं खाया हमने, ठीक है, लंबे समय का मतलब है, मतलब एक तो नॉर्मली 4-5 घंटे 6 घंटे बाद थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाए, बॉडी की एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, या तो खाना मिला नहीं या किसी कारण की वजह से हम खाना नहीं खा पाए, अब उस समय हमारी बॉडी को चलाएगा कौन? कौन चलाएगा हमारी बॉडी को? उस समय ग्लूकागोन की अमाउंट या जो हार्मोन है, ये वहां ऑर्डर देगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस बदल दो, वापस बदल दो, बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ने लग जाएगी रक्त में, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, एमीन हार्मोन। एमीन हार्मोन कौन से हैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये हार्मोन बाह्य उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं। ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन किसके लिए है? वही एड्रीनल ग्रंथि के आसपास से ये वहीं से बनते हैं, निकलते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कि आपने देखा होगा, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है ना, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, जो कि मेरु रज्जु जो हमारे बॉडी में होता है वहां पे ये क्रिया संपन्न होती है। तो एक्शन रिएक्शन जो प्रक्रिया है, तो कोई भी चीज हमें देखिए, अचानक से बॉल आ रही है, हट गए वहां से, भाग गए, पता चलना चाहिए, ठीक है, अचानक आई, डर गए, ठीक है, कोई चीज ने, किसी ने धप्पा बोल दिया, एकदम से हम डर गए, तो ये सारी चीजें मध्यस्थता करने के काम ये हार्मोन करते हैं। अब आता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका जो श्रावण है थायराइड ग्रंथि से होता है। यह अमीनो अम्ल टायरोसिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होता है, और ये भी मेटाबॉलिज्म को सेट रखता है। थायरॉक्सिन की कमी से अवटू अवटूता हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है, जिससे अकर्मण्यता और मोटापे में वृद्धि होती है अगर ये कम हो जाए। इसके अलावा आपने और देखा होगा, गोइटर, गलगंड, ये गला है, गला ऐसा मोटा हो जाता है, गला बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या लटक गया है, सूजन आ जाती है, ये थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है कब? जब बॉडी में आयोडीन की कमी, या खाने में, पानी में, नमक में आदि कहीं भी आयोडीन की कमी हो जाती है, तो गलगंड रोग या अवटुता या हाइपोथायराइडिज्म, इस तरह के नामों से हम कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से अति अवरुता हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है। भोजन में आयोडीन की कमी से अवटुता और थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। इस स्थिति में खाने वाले नमक में सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड साल्ट मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जितना हमारे पास मैटर था वो कंप्लीट होता है, और आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर के बाद में है आगे का चैप्टर, मैं जल्दी बता दूंगा। मैं पहले वोटिंग कराऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है, और मैं इसके बाद भी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आऊंगा। आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है, अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।